सभी मित्रों को नमस्कार और सभी विद्यार्थियों को स्नेहिल प्रेम। जी हां, आप सभी जानते हैं कि इस वक्त मोदी जी एससीओ समिट में भाग लेने के लिए चीन में हैं और उनकी रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग के साथ तस्वीरें वायरल हो रही हैं। निश्चय ही अब भारत की विदेश नीति पटरी पर लौट आई है 15 सालों के विनाश के बाद। जो मेरे विद्यार्थी हैं, यह वार्ता उनसे है। आपको याद होगा कि मैं जब फॉरेन पॉलिसी पढ़ा रहा था, विशेषकर डिटरमिनेंट्स ऑफ द फॉरेन पॉलिसी, उस दौरान ही मैंने आपको बताया था कि दो गुट हैं, एक एंग्लो अमेरिकी पूंजीवादी गुट और उसकी तरफ जब भारत जाएगा तो निजीकरण बढ़ेगा, देश की संसाधनों की लूट बढ़ेगी, कुछ चंद पूंजीपति देश के संसाधन लूटेंगे और लंदन और अमेरिका पलायन करेंगे या फिर वहां उनके पैसों का निवेश होगा। देश की आर्थिक व्यवस्था खोखली हो जाएगी और आम आदमी गरीबी से जूझेगा। और इससे जनता का ध्यान भटकाने के लिए पूंजीवादी जो संस्थान है मजहब और काल्पनिक धार्मिक झगड़ों के उलझाए रखने का प्रयास करते हैं। ये सिर्फ भारत की घटना नहीं है, एशिया और अफ्रीका के जितने भी देश हैं जो एंग्लो अमेरिकी पूंजीवादी देशों के गुलाम रहे हैं और बाद में वे उत्तर औपनिवेशिक राष्ट्रों के रूप में स्थापित हुए, पोस्ट कॉलोनियल स्टेट्स के रूप में उनकी पहचान बनी। चाहे भारत हो या पाकिस्तान, इनकी कभी भी स्वतंत्र विदेश नीति नहीं रही है। चाहे अफ्रीकी देशों के, इनको एक गुट चुनना ही होता है। चाहे रूस चीन के गुट में जाकर के समाजवादी ढांचे को अपनाए, सरकारी नौकरियों का विकास करें और आम आदमी के जनजीवन को ऊपर उठाने की कोशिश करें या उनके जीवन स्तर को और बेहतर बनाने का प्रयास करें, या फिर पूंजीवादी गुट में जा करके संसाधनों की लूट बढ़ाएं और देश की जनता को गरीब रखें, सरकारी नौकरियों की समाप्ति करें और खजाना खाली रखें। खैर, फिलहाल हमेशा से ही नेहरू की यही इच्छा थी कि सरकारी नौकरियां बढ़ें, देश में मजहबी झगड़े ना हो, देश में खुशहाली बढ़े। इसलिए उन्होंने हमेशा से ही गुट निरपेक्षता की नीति को और प्रो रशियन नीति को फॉलो किया। उनकी और रूसी राष्ट्रपति जो भी प्रधानमंत्री सोवियत संघ के दौर में भी रहे या राष्ट्रपति, उनकी हार्दिक इच्छा रही है कि एशिया में एंग्लो अमेरिकी पूंजीवाद प्रवेश ना करने पाए और भारत पाकिस्तान सहित यहाँ पे जो भी पूंजीपति हैं जो उनकी गुलामी करते हैं और अपने जनता का शोषण करते हैं, इन पे लगाम रखाया जाए या कंट्रोल कैपिटलिज्म के ये समर्थक रहे। तो आज देखिए मोदी जी, हालांकि यह पूंजीवादी पार्टी से ही हैं और आने के बाद इन्होंने भी देश की जनता को मजहबी लड़ाइयों में उलझाए रखा और देश के आर्थिक संसाधनों की काफी लूट बढ़ाई, सरकारी तंत्र को कमजोर किया। जी हां, जहां समाजवादी ढांचा होता है, रूस और चीन समर्थित सरकारें होती हैं, वहां सरकारी नौकरियां बड़े स्तर पर निकलती हैं और सामाजिक सुरक्षा बढ़ती है। आप सभी को लेक्चर में मैंने बताया, इसलिए यहां पर डिटेल में चर्चा नहीं कर रहा हूं। और पूंजीवादी सरकार नौकरियों की समाप्ति करती है, जनता को गरीब और बेरोजगार बनाए रखती है ताकि यहाँ के संसाधन यूरोप के लोग इस्तेमाल कर सकें। मोदी जी ने इसे पूरा सपोर्ट भी दिया पिछले 15 सालों में कि इंडियन फॉरेन पॉलिसी को प्रो रशिया या गुट निरपेक्षता से हटा करके प्रो अमेरिकन बनाने का प्रयास किया। खैर, भुगतान आज देश को करना पड़ रहा है, लेकिन हाँ, ये एक अच्छी बात है कि इतना विनाश के बाद भी अपने खेमे में आ गए। जिस नेहरू और उनकी नीति की आलोचना करते थे, पुनः उस तरफ जाने का प्रयास किए हैं। खैर, अब इसका सकारात्मक प्रभाव भी दिखाई देगा और यही कारण है कि मैं पिछले कुछ दिनों से मोदी जी के खिलाफ लिख नहीं रहा हूं। याद करिएगा कि अब जब इधर आए हैं तो निश्चित तौर पर मजहबी कट्टरपंथ पर रोक लगेगी और जो स्वघोषित धर्मगुरु हैं इन पर रोक लगेगी और काल्पनिक ईश्वरीय प्रत्ययों को दरकिनार किया जाएगा। फिर से भारत उसी बुद्ध की नीति की तरफ और कृष्ण के भगवत दर्शन की तरफ लौटने के लिए तैयार है। जब पूंजीवादी गुट होता है तो इस्लामिक संगठन हो या हिंदू संगठन, ये हावी हो जाते हैं और ईश्वर के काल्पनिक प्रत्ययों को जनता के बीच में ज्यादा रखते हैं, पाखंडवाद को बढ़ाते हैं जिसमें कि धर्म का कोई तत्व नहीं होता है। वहीं जब प्रो कांग्रेसी हो जाते हैं तो उसी विदेश नीति का प्रभाव डोमेस्टिक पॉलिसी पर भी पड़ता है और फिर से हम दर्शन, नैतिकता, मानवता, सरकारी नौकरियों में वृद्धि और आम जनजीवन की सामाजिक सुरक्षा की तरफ बढ़ते हैं। ऐसा होता क्यों है? इसके पीछे कारण है, ये बड़े देश ही हमारी डोमेस्टिक पॉलिसी को तय करते हैं। हमारी अपनी कोई स्वतंत्र विदेश नीति नहीं होती, यानी भारत और पाकिस्तान जैसे छुटभइये राष्ट्रों की कोई स्वतंत्र विदेश नीति नहीं होती है। और जैसा इनकी विदेश नीति तय होता है ऊपर से, अगर रूस और चीन तय करेंगे तो सरकारी नौकरियों में वृद्धि होगी, मजहबी कट्टरपंथ पर रोक लगेगी, आम जनजीवन को बेहतर बनाने का प्रयास किया जाएगा, गरीबी को दूर करने का प्रयास किया जाएगा और सामाजिक सुरक्षा को महत्व दिया जाएगा। ये सरकारी तंत्र में यह इस बात पे विश्वास नहीं किया जाता है कि लोग 17-17 घंटा काम करें, बल्कि इस बात पे विश्वास किया जाता है कि 6-7 घंटे काम करने के बाद अपने परिवार के साथ, समाज के साथ
आदमी सौहार्दपूर्ण और खुशहाली पूर्वक रह सके, देश दुनिया को समझे और बेहतर बनाने का प्रयास करे। वहीं पूंजीवाद में एक झूठा काल्पनिक राष्ट्रवाद होता है। अगर एंग्लो अमेरिकी पूंजीवाद की तरफ बैठा और आपका भी पूंजीपति उनके एजेंट या कुत्ते के तौर पर, नेगेटिव सेंस में कहा जाए कुत्ते के तौर पर काम करता है और आपको बोलता है कि 17-17 घंटा देश हित में कार्य करो, इसका की कोई अस्तित्व ही नहीं होता। वास्तव में जनहित होता है, देश हित नहीं। तो खैर मोदी जी फिलहाल तो देश हित के नाम पर बड़े पूंजीपतियों ने इनको अच्छा चंदा दिया था और विनाश भी करवाया, लेकिन अब जब रशिया और चीन इतने शक्तिशाली हो गए हैं कि एशियाई देशों को अपने वश में कर करके फिर से यहाँ के आम जनजीवन को खुशहाल बना सकते हैं, तो मोदी जी को भी अपनी दिशा में बहाने का प्रयास करेंगे। अब इसका आउटकम क्या दिखाई देगा, यह भविष्य के गर्भ में छुपा हुआ। फिलहाल याद करिएगा, मैंने जो लेक्चर लिया था उसी कड़ी में इसको ऐड करेंगे। खास करके ध्यान रखेंगे, जनरल स्टडीज के टीचर्स के पढ़ाने का तरीका और सब्जेक्ट एक्सपर्ट के पढ़ाने के तरीके में अंतर होता है। वो जनरल स्टडी का टीचर वही पढ़ाता है जो पूंजीवादी काल्पनिक मीडिया दिखाती है काल्पनिक कहानियों को, कि भारत बना विश्व गुरु, अमेरिका और इंग्लैंड का मिला साथ, चीन का होगा विनाश। आज भी पूंजीवादी मीडिया चीन का विनाश करने में ही लगी हुई है और आम जनजीवन के मन में चीन के प्रति नफरत घोलने का प्रयास किया गया है। अब कैसे मोदी सरकार इसको दूर करेगी, यह एक बड़ी चुनौती होगी। खास करके रूस के प्रति भी नफरत भरने का पूंजीवादी मीडिया ने प्रयास किया, लेकिन बहुत सफलता नहीं मिली, लेकिन चीन के खिलाफ तो सफल हो ही गया है। तो ये तो रही भारत की विदेश नीति की पटरी पर आने की बात, और इससे कहीं ना कहीं हमारी डोमेस्टिक पॉलिसी भी सही दिशा में आएगी। मजहबी जो स्वघोषित धार्मिक गुरु हैं उन पर भी क्या होगा, रोक लगेगा। खैर, एक गृह युद्ध से भारत बच रहा है, ये एक बहुत बड़ी आशा है भारत के लिए कि फ्यूचर में संभव है कि अब जो विनाश किया है मोदी जी उसको पटरी पर ले आएंगे। खैर, अब अंतर्राष्ट्रीय विद्वानों का इसमें क्या मत है, अगर देखा जाए तो फ्रांसीसी अखबार ने बीबीसी को अपने रिपोर्ट में वहां के एक बड़े अर्थशास्त्री उन्होंने कहा कि भारत जिस रूप में अमेरिका के द्वारा इसके ऊपर टैक्स इंपोज किया गया है प्रो रशियन, प्रो चीन या प्रो एससीओ होने पर, भारत कठोरता से अमेरिका का जवाब नहीं दे पा रहा है। ऐसा क्यों है? इसका उत्तर मैंने पहले ही दे दिया था कि इन छुटभइये राष्ट्रों की कोई स्वतंत्र विदेश नीति नहीं होती है, इनके पास जनसंख्या ज्यादा होता है, संसाधन कम होते हैं, तो ये मजबूर होते हैं किसी भी बड़े राष्ट्रों के खिलाफ सीधा एक्शन नहीं ले सकते। हालांकि इनकी मीडिया कल्पनाओं में भले बहा करके विश्व गुरु बनाए। अगली चीज यह है कि रूस और चीन उसी रूप में ठीक से जवाब दे पा रहे हैं जिस रूप में अमेरिका उनके साथ व्यवहार कर रहा है, और अमेरिका को काफी हद तक बैकफुट पर ढकेलने में सक्षम है, क्योंकि इनके पास संसाधन पर्याप्त हैं और ये देश कभी भी पूर्ण रूप से गुलाम नहीं रहे हैं। इनके पास जनसंख्या कम है या जनसंख्या और संसाधनों का उचित अनुपात है। यहां पर कभी भी यूरोपियन मजहबी आतंकवाद पनपने नहीं पाया, या ये चूंकि ये कभी देश गुलाम नहीं रहे, तो रिलीजन के नाम पर इनके पूंजीपति यानी रूस हो या चीन आपस में इनको जनता को लड़ा पाने में सफल नहीं हो पाए। सरकार उनको हमेशा वश में रखी। इंडिया में भी इंदिरा गांधी ने यही किया था। इसलिए जो पूंजीवादी मीडिया है इंदिरा गांधी को तानाशाह घोषित करती है। खैर, फिलहाल मेरी बातों को कितना आप समझे होंगे ये तो मैं नहीं जानता हूं, लेकिन जो सब्जेक्ट से जुड़े हुए विद्यार्थी हैं वह अगर पुराने लेक्चर से लिंक करें तो आप बेहतर तरीके से समझ जाएंगे। खैर, फिलहाल इसी वजह से मैं मोदी जी की आलोचना नहीं कर रहा हूं अब पिछले कुछ दिनों से, और उम्मीद करता हूं कि देश के हालात, आर्थिक हालात सुधरेंगे, सामाजिक हालात में भी सुधार होगा। और स्वघोषित बाबाओं की अब देखिए रूस के खेमे में जाते ही इनकी बदनामी चालू कर दी गई है, और भारत फिर से अब काल्पनिक ईश्वर से बाहर निकल करके भागवत दर्शन की तरफ और बुद्ध दर्शन की तरफ बढ़ेगा।